हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरएम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ लगातार चल रही है और अभी तक हमने 4 वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दिए हैं और ये अगस्त माह के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। अभी हम 5वां वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, और तमाम परीक्षाओं के लिहाज से जो भी इम्पोर्टेंट डाटा हो सकते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा मैं। तो पहली खबर से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट है ये मेरी, कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस तक पहुंच बनाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से कुछ लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अनसब्सक्राइब वापस कर देते हैं। तो ये सिलसिला रोकें और आपकी लाइबिलिटी को आप समझें कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, जो मेहनत की जा रही है, वो कितनी कठिनाई से आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है एक डिजिटल फॉर्मेट में आप तक आने में। और आपकी ये लाइबिलिटी बनती है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। यही आपका आभार होगा हमारे लिए। तो शुरू करते हैं। पहला इस कंटेंट को हम पढ़ते हैं कि जो गोवा स्टेट है उसने क्या कर लिया है, हर घर जल प्रमाणित राज्य का तमगा पा लिया है। ये तमगा भारत में पहले स्थान पर आ गया है। अगर स्टेट की बात करें, यूटीज़ की बात करें, यूटीज़ का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरी स्टेट, ठीक है, यूनियन टेरिटरी स्टेट, इसको यूटीज़ कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश को शॉर्ट में हम यूटीज़ कहते हैं और स्टेट हम राज्यों कहते हैं। तो राज्यों में पहला स्थान किसने पाया है? गोवा ने अपने कितने ग्रामीण परिवारों को? 2,63,000 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ पर पीने का पानी हर गांव तक पहुँचेगा। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है मोदी सरकार का। इस योजना के बारे में भी पढ़ाऊंगा कि हर घर जल या जल जीवन मिशन क्या है और ये कब लॉन्च किया गया था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप देख लिए कि केंद्र शासित प्रदेश ने भी, यूटीज़ में हम बात करें तो दादर और नगर हवेली और दमन दीव ने भी पहला स्थान प्राप्त किया है। तो केंद्र शासित प्रदेश की अलग श्रेणी है और राज्यों की अलग श्रेणी है। तो राज्यों में हम देखते हैं गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नगर हवेली और दमन दीव, इन्होंने पहला स्थान बना लिया है। ये खबर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना आप याद रख लें, उसे लिख लें, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है? 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को जल कनेक्शन, नल कनेक्शन देना है। उसके घर तक नल जाएगा और पर्याप्त मात्रा में उन्हें पानी मिलेगा दीर्घकाल तक, और गुणवत्तापूर्ण पेयजल प्रोवाइड होगा। यही मिशन है। कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2019 को। याद रखना होगा, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन की जो मिशन का जो लक्ष्य है, लक्ष्य आपको 2024 तक को देखने मिलेगा। 2024 तक इनका पूरे भारत में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नियमित और दीर्घकालीन अवधि तक गुणवत्तापूर्ण पेयजल देना है। और 15 अगस्त 2019 को ये शुरुआत हुई थी और गोवा ऐसा स्टेट बन गया है जिसने पहला स्थान प्राप्त कर लिया अपने लक्ष्य पाने में। मतलब गोवा के जितने भी गांव हैं वो सभी गांव पूरी तरह से जल से युक्त हो चुके हैं जल मिशन के तहत। तो ये इम्पोर्टेंट खबर है। तो मैं बता चुका हूँ, जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, इसे आप याद रखें। अगली खबर पे चलते हैं। राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उससे कुछ डाटा है जो आपको मैं बता देता हूँ। इससे रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। देखो, अभी जो जल संसाधन विभाग है राजस्थान का, उसने 3 बड़ी पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को लेकर वो काम कर रहा है। कौन कौन सी है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखें इसे। एक तो है इसरदा बांध परियोजना, ये दौसा जिले में है। इसरदा बांध परियोजना कहाँ पे? दौसा जिले में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला बत्तीसा नाला परियोजना, ये कहाँ पर है? तो ये सिरोही में है, याद रखना, सिरोही जिले में। और एक और परियोजना है जो कि पेयजल आपूर्ति परियोजना में महत्वपूर्ण स्थान रख रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से भी, ये है परवन अकावाड़ परियोजना। ये कहाँ पे है? झालावाड़ में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसरदा बांध परियोजना दौसा में है, बत्तीसा नाला सिरोही में है और परवन अखबाड़ परियोजना झालावाड़ में है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है जल संसाधन के हिसाब से और पेयजल आपूर्ति पूरी करने के लिए।
इसमें और कोई खबर इतनी इम्पोर्टेंट लग नहीं रही है मुझे जो एग्ज़ाम में पूछी जा सके। देखते हैं अगला खबर। विधानसभा की बैठकों मामलों में केरला शीर्ष स्थान पर है। एक रिपोर्ट आई है, आप सभी को पता होना चाहिए उस रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट जो भी स्टेट्स हैं हमारे पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें कानूनों की वार्षिक समीक्षा हुई है। अब वार्षिक समीक्षा क्या होती है? अब किसी भी स्टेट की प्रगति, उसमें जो विधानसभा से संबंधित हो या फिर उसकी पुलिस कार्रवाई से संबंधित हो या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो या उसकी शिक्षा से संबंधित हो, उन सभी की एक वार्षिक समीक्षा होती है। मतलब साल भर के आधार पर उसके कुछ निष्कर्ष निकल जाते हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो विधानसभा की बैठक है उसको लेकर एक वार्षिक समीक्षा हुई है कानून को लेकर, और इसमें यह पाया गया है कि जो केरला स्टेट है वो सबसे ज़्यादा दिनों तक काम करने वाला स्टेट है विधानसभा के मामले में। याद रखें, 61 दिनों तक काम किया है केरला की विधानसभा ने अपने सत्रों में। तो कितने सत्र में? कुल 61 दिन। एक सत्र में 61 दिन काम करने वाला सर्वोच्च रिकॉर्ड है। दूसरी बात ये देख लो, इसको लॉन्च जारी कौन करता है या लॉन्च कौन करता है? तो इसे लॉन्च करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। ये इसको लॉन्च करता है, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। ठीक है। अब केरला के बाद कोई स्टेट है जिसने अच्छा काम किया है तो वो है ओडिशा है। उसके बाद हम देखेंगे कर्नाटका है जिन्होंने 40 दिन तक काम किया, तमिलनाडु ने 34 दिन तक काम किया। यही इंपॉर्टेंट है। सबसे बेकार काम करने वाले कोई स्टेट हैं तो दिल्ली है जिसने 10 दिन से कम काम किया है। आंध्र प्रदेश है, नागालैंड है, सिक्किम है और त्रिपुरा है। तो ये आप याद रखें। ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप और भी डाटा कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लिंक में आपको मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। फिर आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा और आप टेलीग्राम हमारे ग्रुप से ऐड हो जाएंगे। अब देखते हैं गन हिल। देखो गन हिल का नाम पहले क्या था और अभी क्या है। देखो 5140 पॉइंट जो था कारगिल का, द्रास सेक्टर में था। ये कहाँ पे था? द्रास सेक्टर है कारगिल का। तो कारगिल के द्रास सेक्टर में ये गन हिल है जो कि नई हिल है। पहले इसका नाम गन हिल नहीं था, पहले नाम था 5140 पॉइंट। क्या था? 5140 पॉइंट। ठीक है। अब ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि इसका नाम चेंज करना पड़ा? देखो जो भी भारतीय सशस्त्र बल होते हैं, सशस्त्र बल कौन होते हैं ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कई लोगों को पता होगा सशस्त्र बल में कौन शामिल होता है। सशस्त्र बल का मतलब केवल भारतीय सेना ही नहीं है। सशस्त्र बल का मतलब होता है कि भारतीय सेना के अलावा जो भी अर्धसैनिक बल होते हैं या सैनिक बल होते हैं, जिसमें हम देखेंगे CRPF, CISF और BSF, तो ये भी सशस्त्र बलों के अंतर्गत ही आते हैं। तो सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय के में जितने भी लोग थे और गनर्स थे उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था। और ऐसी सिचुएशन में उस बलिदान को जिस सेक्टर पे हुआ था और जिस कारगिल सेक्टर में, द्रास सेक्टर में 5140 का नाम अब चेंज करने की नौबत आई है, तो उसे इसलिए आई है क्योंकि उस जश्न को मनाते हुए इसे चेंज करना है इस नाम को। और इन शहीदों के वीरता और जश्न और गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम गन हिल्स कर दिया गया है। तो इतना ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गन हिल्स पहले किस नाम से जानी जाती थी। तो गन हिल्स पहले 5140 पॉइंट के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट कहानी सुना देता हूँ। ऑपरेशन विजय क्या है, कारगिल युद्ध क्या था। कई लोगों को पता होगा कारगिल युद्ध के बारे में। सबसे पहले ऐसा हुआ था कि कारगिल पहाड़ी पर लगभग 5000 पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अपना अधिकार और कब्जा कर लिया था। जब 5000 घुसपैठियों ने कारगिल हिल पर जब कब्जा कर लिया तो भारत के लिए उस समय भारत सरकार तैयार नहीं थी, न ही हमारी आर्मी तैयार थी। लेकिन हमारे जो जाबाज सैनिकों ने हैं एक बिल्कुल ऑपरेशन विजय के नाम से एक ऑपरेशन टास्क गठित किया और कारगिल को मुक्त कराने के लिए ये मिशन शुरू हुआ 3 मई 1999 को। और भारतीय सेना की जाबाजी
और लगातार लड़ाई से और लगातार शौर्य प्रदर्शन के बावजूद पाकिस्तान को अपने घुटने पीछे करने पड़े और वे पीछे हुए। 26 जुलाई 1999 को भारत जीत चुका था कारगिल और उसने अपना द्रास सेक्टर वापस प्राप्त कर लिया था और उस द्रास सेक्टर को ही अब हम गन हिल्स के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पश्चिम बंगाल में 7 नई डिस्ट्रिक्ट बन गई है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये बनती है यहाँ परीक्षा के लिहाज से कि 23 ज़िले ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में है। 23 ज़िले पहले ही थे, जैसे कि राजस्थान में आपके पास 33 ज़िले हैं ना, उस तरह से पश्चिम बंगाल में 23 ज़िले थे। अब बढ़कर ये कितने हो गए हैं? अगर 7 ज़िलों का गठन हो गया है और इस पर पूरा कानून जब एक्ट आ जाता है तो ऐसी स्थिति में देखेंगे आप कि यहाँ पर 30 ज़िले हो जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में कितने ज़िले हैं? 30। ठीक है, अगली खबर है गतिशक्ति विश्वविद्यालय। गतिशक्ति विश्वविद्यालय कैसे बना उसको भी देख लेते हैं। गतिशक्ति विश्वविद्यालय में नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन और डीम्ड यूनिवर्सिटी को अपग्रेडेशन कर दिया गया है, इसको अपग्रेड कर दिया गया है और इसका नाम हो गया है गतिशक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट होगा? एक तो परिवहन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, परिवहन की पढ़ाई कराई जाएगी यहाँ पे। प्रौद्योगिकी और मैनेजमेंट के लिए स्किल बेस्ड पढ़ाई होगी, काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह से हम इसे समझ सकते हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय। श्रीमद रामचंद्र मिशन, इसके बारे में सिर्फ इतना ही जान लो कि वलसाड़ जिले से पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, रामचंद्र मिशन परियोजना का। इसमें ये परियोजना बहुत सारी अलग अलग अस्पताल बनाने की है, चिकित्सा अस्पताल बना रहे हैं, पशु चिकित्सा अस्पताल, और साथ ही यहाँ पे सेंटर फॉर एक्सीलेंस वीमेन भी बनाने की घोषणा है। अब सफाई मित्र सुरक्षित शहर, देखो गवर्नमेंट के आंकड़े 2022 से कह रहे हैं कि 500 ऐसे शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित कर दिया है। ठीक है, ये आप पढ़ लें, इस इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक बात और याद रखें कि एक मिशन है नमस्ते, वो नमस्ते मिशन कह सकते हैं या नमस्ते योजना कह सकते हैं, वो भी लॉन्च की है। नमस्ते का मतलब होता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम को नमस्ते कहा गया है। अब इसको संयुक्त रूप से 2 मंत्रालयों ने जारी किया है। पहला है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और दूसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इनके संयुक्त तत्वाधान में इस मिशन को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? मशीनीकरण और कर्मचारियों की सुरक्षा की दिशा में बेहतर कदम उठाना। ठीक है, अब हम देखते हैं आईआईटी मद्रास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण खबर है। देखो आईआईटी मद्रास सभी को पता है, आईआईटी मद्रास काफ़ी पुरानी एक बहुत तकनीकी इंस्टीट्यूशन है। आरएस जैसी परीक्षा हो या तमाम राजस्थान की परीक्षा होती हैं, जितने भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तमाम परीक्षाओं का राजस्थान का पैटर्न बन चुका है मद्रास आईआईटी या फिर किसी और आईआईटी से संबंधित प्रश्न पूछने का। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास का एक इम्पोर्टेंट काम और इम्पोर्टेंट पहल ये है कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक एडवांस स्तर को प्राप्त किया है। भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण के लिए नीलकणी सेंटर एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत लॉन्च किया है। तो एक प्रश्न यहाँ से सीधा ये भी बन सकता है कि नीलकणी सेंटर एट एआई फॉर भारत किसने लॉन्च किया? तो यहाँ पे मद्रास आईआईटी ने लॉन्च किया है। एक प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि नीलकणी सेंटर एट एआई फॉर भारत को किस लिहाज से लॉन्च किया गया है? तो भाषाओं के लिए, भाषाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं एक इम्पोर्टेंट खबर उत्तराखंड गवर्नमेंट से रिलेटेड है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है? हर जो जिला है, हर जिले में एक संस्कृत ग्राम बनाने की घोषणा कर दी है और विकास करने का निर्णय लिया है। अब इसको इस तरह समझते हैं कि देखिए टोटल उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? टोटल उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। ठीक है, और हर 13 ज़िले में, मतलब प्रत्येक 13 ज़िले में एक संस्कृत ग्राम होगी। इस ग्राम का फ़ायदा ये होगा कि संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए, भारतीय विरासत को बचाने के लिए ये इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो प्रकृति के अधिक निकट है, तो उस हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरह फैसला लिया है कि यहाँ पर धार्मिकता और साथ ही साथ जो
संस्कृत भाषा की जो एक रिच भाषा है उसको फिर से पनपने के लिए संभावना तैयार करें, ताकि यह भाषा कभी ना मिटे और ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो उस भाषा में बातचीत करते हों। तो हर ज़िले में ऐसे गांव होंगे जहां पर संस्कृत भाषा को बोला जाएगा। तो प्रत्येक ज़िले में एक गांव होगा। अब जैसे कि मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, इसे आप ये देखें। इसे इस तरह से देखें कि यह एक ज़िला है। अब ये ज़िले हैं, एक ज़िला है, इसमें एक गांव होगा जहाँ पर केवल संस्कृत भाषा को बोला जाएगा। तो उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं। यहाँ पर आप 13 ज़िले देखेंगे, 13 ज़िले हैं। उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं, ये आप 13 ज़िले देख सकते हैं इस तरह से। इसमें हर गांव में हर ज़िले में एक गांव होगा जहाँ पर संस्कृत भाषा को बोला जाएगा। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तिरुनेलवेली, याद रखें, तिरुनेलवेली जिले के अगस्तमलाई में राज्य का 5वां हाथी रिजर्व घोषित किया है। तो हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को, और हाथी रिजर्व 5वां होगा तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में कितने हाथी रिजर्व हैं? 5 सॉरी। अब हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आप सभी को पता है। कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि ये योजना कब शुरू की गई थी। इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना कब प्रारंभ की गई थी। इसका जवाब मैं आपको कल के वीडियो में दूंगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट पहल की गई है। इस योजना के तहत अब जो भी ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर कहते हैं जिसे, उसके समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उन्हें इस योजना में शामिल कर दिया गया है आयुष्मान भारत में। साथ ही एक इम्पोर्टेंट पहल यह भी है कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी भी शामिल कर दी गई है, और इसके लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मध्य एक समझौता हुआ है और उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ट्रांसजेंडर हैं उनको भी अब शामिल कर दिया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल खुला है जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल। तो अमृता हॉस्पिटल कहाँ पे है? पहला प्राइवेट हॉस्पिटल होगा जो एशिया का सबसे बड़ा होगा। पहली न्यूज़ तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है कि एशिया का सबसे बड़ा कोई अस्पताल होगा तो वो अमृता हॉस्पिटल होगा, फरीदाबाद में है। ठीक है, दूसरी बात ये जान लो कि लगभग 6,000 करोड़ की इसकी लागत से बनेगा, और इसका जो प्रबंधन है वो अमृता नंदमयी मठ करेगा। अमृता नंदमयी मठ करेगा। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ एग्ज़ाम में देखी जा सकती है। एक तो ये जो अस्पताल है वो फरीदाबाद में है, दूसरा एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल होगा ये, और इसका प्रबंधन अमृतामयी मठ करेगा। ठीक है, एक खबर और हम देखते हैं जो कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो पंजाब गवर्नमेंट है और हरियाणा गवर्नमेंट है उसने पहले जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट था उसका नाम कर दिया है भगत सिंह एयरपोर्ट। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम पर ये नाम चेंज हो गया है। तो इस तरह से हमने तमाम राष्ट्रीय खबरों को कवर किया है। इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।